नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं भाषा विज्ञान के अंतर्गत रूपिम के भेद। रूपिम क्या है, इसके बारे में हम पहले जान चुके हैं। उसमें हमने जाना था कि रूपिम जिस प्रकार जो स्वन प्रक्रिया है उसमें आधारभूत इकाई को हम क्या कहते हैं, स्वनिम कहते हैं। उसी प्रकार रूप प्रक्रिया की आधारभूत इकाई को क्या कहते हैं, रूपिम कहते हैं। अर्थात रूपिम एक ऐसी इकाई है जो वाक्य रचना या अर्थ अभिव्यक्ति में सहायता करती है। तो आइए रूपिम के भेद के बारे में जानते हैं। रूपिम के 4 भेद माने गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो भेद है वो कौन सा है, प्रयोग के आधार पर। रूपिम के भेदों में जो सबसे पहला भेद है वो क्या है, प्रयोग के आधार पर। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अर्थात किस प्रकार हम यहाँ पर शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको आधार बनाकर हम रूपिम को जान सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो वर्ग है वो कौन सा है, मुक्त रूपिम। मुक्त रूपिम में क्या होता है, इसमें वाक्य में स्वतंत्र रूप से जो प्रयुक्त किए जाते हैं, इसमें किसी उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति आदि लगाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये मुक्त है। देखिए शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि मुक्त रूपिम से तात्पर्य क्या है, जहाँ पर किसी उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति आदि लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनकी स्वतंत्रता वाक्य में उनकी स्थिति पर निर्भर करती है। ऐसे पद अपने मूल शब्द रूप में ही वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मुक्त रूपिम कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें, राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर क्या है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये हम देख रहे हैं। इसमें राम, पुस्तक, ये सब अपने आप में पूर्ण है या स्वतंत्र रूप से वाक्य के अनुसार इनका प्रयोग किया जा सकता है। ये अपने आप में मुक्त है। इसमें किसी उपसर्ग की, विभक्ति की या प्रत्यय का संयोजन यहाँ नहीं किया गया, अतः ये वाक्य में मूल अर्थ के रूप में ही प्रयोग हुए हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, मुक्त रूपिम कहेंगे। दूसरा अगर हम देखें, बद्ध रूपिम। बद्ध का मतलब यहाँ पर क्या है, जिस पर आश्रित हो। यहाँ पर प्रत्यय और उपसर्ग के सहयोग पर जो आश्रित पद होता है वो बद्ध रूपिम कहलाते हैं। मुख्य बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इनको किसका सहारा लेना पड़ता है, प्रत्यय का या उपसर्ग का सहारा यहाँ पर लेना पड़ता है। तो ये क्योंकि इससे जुड़े हुए हैं। बद्ध से तात्पर्य क्या है, जुड़ना। किससे जुड़ना, प्रत्यय से या उपसर्ग से जुड़ना। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, इसमें अगर देखें तो लड़का और पुस्तक तो मुक्त रूपिम है, लेकिन अगर हम इसका परिवर्तन कर दें, लड़के पुस्तकें पढ़ते हैं, अगर हम लड़का और पुस्तक को किसके साथ जोड़ रहे हैं, यहाँ पर अगर हम इनको देखें तो इसमें निर्मति के लिए हमने क्या है, लड़का के साथ क्या जोड़ा, लड़के। इसी प्रकार पुस्तक के साथ क्या जोड़ा, पुस्तकें। तो यहाँ पर जो इनका संयोजन हो रहा है, इसको हम जोड़ रहे हैं, ये किस पर आश्रित है, ये इन पर आश्रित हो गए। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, बद्ध रूपिम कहा गया है। ये किस पर, ज़्यादातर ये जो शब्द होते हैं या बद्ध रूपिम होते हैं, ये प्रत्यय या उपसर्ग पर आश्रित होते हैं। जैसे लड़का और पुस्तक तो अपने आप में मुक्त हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ए का प्रयोग किया, यहाँ पर हमने ए का प्रयोग किया, तो ये क्या हो गया, ये इन दोनों पर आश्रित हो गए, इन दोनों से जुड़ गए, बद्ध हो गए। इसीलिए कौन से रूपिम है, ये बद्ध रूपिम है। बद्ध रूपिम लिंग प्रत्यय पर भी आश्रित हो सकते हैं, वचन प्रत्यय पर आश्रित होते हैं, भाव प्रत्यय पर आश्रित होते हैं, गुणवाचक प्रत्यय पर भी आश्रित होते हैं, स्थानवाचक प्रत्यय पर आश्रित होते हैं और उपसर्ग पर भी आश्रित होते हैं बद्ध रूपिम। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अब अगर यहाँ पर इनकी उदाहरणों की चर्चा करें कि बद्ध रूपिम इन सब पर आश्रित रहते हैं, जैसे लिंग प्रत्यय की अगर बात करें तो लिंग प्रत्यय पर जैसे हम कहते हैं चूहा, चूहा प्लस इया, यहाँ पर इसको हम क्या बना रहे हैं, चूहिया बनाने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं प्रत्यय का। तो जो यहाँ पर इया प्रत्यय हमने यहाँ प्रयोग किया है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, चूहा के। जो चूहा है वो इया प्रत्यय से बद्ध हुआ, इसीलिए इस शब्द का
यहाँ पर हमने इस शब्द को बनाया है वो क्या शब्द है, चुईया। यानी हम जब लिंग परिवर्तन के लिए प्रयोग करते हैं प्रत्यय का तो वो कौन सा है, बद्ध रूपिम है। इसी प्रकार एक वचन और बहुवचन में जो प्रत्यय प्रयोग किया जाता है, एक वचन से जब बहुवचन का, जैसे रात का हम क्या बनाते हैं, रातें, तो यहाँ पर जो ते आ रहा है, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हम लगा रहे हैं, ए प्रत्यय लगा रहे हैं। ये कौन सा है, ये वचन प्रत्यय है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये बद्ध रूपिम है। इसी प्रकार भाववाचक प्रत्यय का भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे भला, भलाई, कालापन या कालापन। तो ये जो हम प्रत्यय लगाते हैं भाववाचक, उसमें प्रत्यय में जो प्रयोग करते हैं ये भी कौन सा रूपिम आता है, बद्ध रूपिम है। इसी प्रकार गुणवाचक प्रत्यय में जैसे भूख, इसको हम अगर गुणवाचक प्रत्यय में अगर प्रत्यय लगाकर इसका परिवर्तन करते हैं तो क्या बनता है, भूखा। यहाँ हमने कौन सा प्रत्यय लगाया, आ, तो ये किससे बद्ध है, आ प्रत्यय से बद्ध है। जो गुण है वो किससे बद्ध है, आ प्रत्यय से बद्ध है। इसके साथ साथ स्थानवाचक की अगर बात करें, जैसे राजपूताना, तो यहाँ किससे, राजपूत प्लस आना, तो ये क्या बन गया, राजपूताना। ये स्थान की बात है। या जैसे इलाहाबाद प्लस ई को करते हैं तो इलाहाबादी। इसी प्रकार मारवाड़ी शब्द का प्रयोग करते हैं, वो स्थान से जुड़े हुए हैं, तो ये बद्ध रूपिम में आते हैं। उपसर्ग की बात अगर करें, जैसे वी जमा हार, ये क्या हो गया, विहार। तो यहाँ पर जो उपसर्ग है वो क्या है, वी है। तो ये हार किससे बद्ध है, वी से बद्ध है। तो ये कौन सा रूपिम है, बद्ध रूपिम है। ये किसके आधार पर है, प्रयोग के आधार पर हम यहाँ कर रहे हैं। बद्ध रूपिम जो अलग अलग प्रत्यय और उपसर्ग पर आश्रित है, बद्ध रूपिम है, उसके ये उदाहरण है। प्रयोग के आधार पर जो तीसरा वर्ग है वो क्या है, मुक्त बद्ध रूपिम। देखिए मुक्त बद्ध यानी दोनों, ये जो दोनों गुण है वो इसमें आ जाते हैं। देखने में तो ये मुक्त नजर आते हैं, लेकिन वास्तविकता इनकी क्या है कि ये बंधे हुए हैं। तो इनको हम अगर लिखने के लिए हम इनको लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे कि वे रूपिम जो ऊपर से देखने में तो स्वतंत्र प्रतीत होते हैं, किंतु वाक्य की आंतरिक अर्थगत या व्याकरणिक व्यवस्था में बंधे होने के कारण किसी न किसी पद के आश्रित होकर ही इनका प्रयोग किया जाता है। उन्हें हम क्या कहेंगे, मुक्त बद्ध रूपिम कहते हैं। यहाँ पर कारकीय विभक्तियाँ काम करती है। जैसे उदाहरण अगर हम दें तो उदाहरण के लिए जैसे लता ने गीता को गीत सुनाया। यहाँ पर जो ने और को है, ये वैसे तो लता और गीता देखने में तो पृथक नजर आती हैं, स्वतंत्र प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में लता ने, यहाँ पर लता क्या कर रही है, कार्य कर रही है। गीता यहाँ पर क्या है, यहाँ अगर देखें तो कर्म पद है। लता कौन सा है, कर्ता पद है, और गीता कौन सा है, कर्म पद है। तो यदि लता और गीता के स्थान को हम बदल दें तो ने और को की भूमिका भी बदल जाएगी। गीता ने लता को गीत सुनाया, तो ये भूमिका भी बदल जाती है। इसी प्रकार अन्य विभक्तियों जैसे से, के लिए, में, पर आदि अपने कारक पदों पर ये निर्भर करती है। इस प्रकार ये विभक्तियाँ ऊपर से तो मुक्त नजर आती है, लेकिन वाक्य के भीतर में ये व्यवस्थागत रहती है। तो यहाँ पर मुख्य कार्य कौन करता है, जो कारकीय विभक्तियाँ हैं वो मुक्त बद्ध रूपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर ये बात आपने ध्यान दी होगी कि प्रयोग के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा। पहला जो मुक्त है, दूसरे जो बंधे हुए हैं, तीसरा जो है वर्ग जो है उसमें क्या है, दोनों की विशेषताएं शामिल है। दिखाई तो वो मुक्त के समान देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो व्याकरणिक कारकीय जो विभक्तियां होती है उनसे बंधे होते हैं और उसी के आधार पर अपना अर्थ प्रकट करते हैं। दूसरा जो है वो क्या है, अर्थ तत्व एवं संबंध तत्व के आधार पर। यहाँ पर दूसरा ये पॉइंट है, पहला हमने रूपिम के भेद जाना, पहला हमने देखा प्रयोग के आधार पर, दूसरा क्या है, अर्थ तत्व एवं संबंध तत्व के आधार पर रूपिम। देखिए अर्थदर्शी रूपिम, इसको 2 भागों में बांटा है। पहला है अर्थदर्शी और दूसरा क्या है, संबंधदर्शी, जो अर्थ स्पष्ट करे और जो संबंध स्पष्ट करे। अर्थदर्शी जो रूपिम है उसमें शब्दकोश में दिए गए सारे ही शब्द क्या है,
अर्थ तत्व मात्र है, यानी वो किसी न किसी शब्द का, जो भी शब्द है वो क्या प्रकट कर रहा है, वो अर्थ प्रकट कर रहा है। ये शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि व्याकरणिक कोटियों के ही निरूपक है। जिस भाषा के शब्दकोश में इन अर्थ तत्वों की जितनी ज़्यादा अधिकता होगी, वो भाषा उतनी ही ज़्यादा समृद्ध और संपन्न होती है। इन अर्थ निरूपक शब्दों में से ही भाषा का समूचा व्यवहार संपादित होता है। तो जैसे अगर हम देखिए संज्ञा की बात करें, यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, विशेषण या क्रिया, ये सब क्या है, ये अर्थ ही तो प्रकट करते हैं। संज्ञा में जैसे अध्यापक, सत्य, अहिंसा, प्रेम, राष्ट्रीय, मानवता, इसी के साथ जैसे विशेषण है जैसे उज्ज्वल, मधुर, रमणीय, रोचक। क्रिया जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, आना जाना, तो ये क्या है, अपने आप में अर्थ को प्रकट करते हैं। तो ये कौन से रूपिम हुए, अर्थदर्शी रूपिम, जो अर्थ प्रकट करें। सभी शब्द अपने आप में पूर्ण है, किसी न किसी अर्थ को प्रकट करते हैं। तो सभी जो शब्दकोश में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं वो क्या है, अर्थ रूपिम है, या अर्थ तत्व को प्रकट करने वाले कोई भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण जो व्याकरणिक कोटियां हैं वो इसी को स्पष्ट करती हैं। उसके बाद आता है संबंधदर्शी रूपिम। देखिए, रूपिम वाक्य में व्याकरणिक कोटि का बोध कराते हैं, यानी व्याकरण के आधार पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसका बोध हमें कौन करवाता है, वो रूपिम करवाता है। तो अर्थ तत्व या मूल शब्द को ही पद में परिवर्तित करने का कार्य भी यहीं से संपादित होता है, यानी जो मूल अर्थ प्रकट करते हैं वो कार्य, उसको प्रकट करने का कार्य भी कौन करता है, मूल अर्थ को, वो भी रूपिम के द्वारा ही किया जाता है। अतः इसमें प्रधानता तो रूप तत्व की होती है, किंतु इनकी सारी उपयोगिता और सार्थकता अर्थ तत्व को रूप प्रदान करने में ही है। यानी रूपिम का मुख्य कार्य क्या है, अर्थ प्रकट करना। केवल शब्दों की सुंदरता रूपिम का कार्य नहीं है, बल्कि शब्दों से सार्थक अर्थ को प्रकट करना, अर्थ को स्पष्ट करना ही रूपिम का कार्य है। जैसे हम शब्दों में परिवर्तित करेंगे वैसे ही अर्थ में भी बदलाव आ जाएगा। जैसे लड़की ने लड़के को हराया, यहाँ पर अगर हम देखें इस वाक्य में रूपात्मक परिवर्तन अगर हम करते हैं कि लड़कियों ने लड़कों को हराया, ये परिवर्तन करते ही अगर हम देखें तो व्याकरणिक व्यवस्था पर आश्रित होने के कारण यहाँ पर अर्थ भी बदल जाएगा। लड़कियों ने लड़कों को हराया यानी बहुवचन हो जाएगा, यहाँ पर लिंग में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे लड़की ने लड़के को हराया, यहाँ एक वचन की बात चल रही है, लड़कियों ने लड़कों को हराया, यहाँ बहुवचन की बात चल रही है। तो इस तरह से ये संबंध को स्पष्ट करते हैं। भाषा व्यवहार की दृष्टि से अगर देखें, सारे पद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि से अनुशासित जो व्याकरणिक व्यवस्था है उसके सांचे में ढले रहते हैं और उसी के द्वारा अपने संबंधदर्शी जो रूपिम है अपना कार्य करते हैं। जैसे ये किस किस पर आधारित होते हैं, ये वचन पर आधारित होते हैं, वचन आश्रित रूपिम वचन पर आधारित होते हैं। जैसे एक वचन से बहुवचन, जैसे मटके, फोड़े, काले, घोड़े, ये किस पर आधारित है। जैसे मटके को हम कहेंगे मटकों, फोड़ों, या फिर मटकियों, लड़कियों, लड़के, लड़की, लड़कियों। तो ये किस तरह से बदल रहा है, वचन पर एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो रहा है, यानी वो संबंध बदल रहा है। उसी प्रकार लिंग पर जो आधारित होते हैं, जैसे अनुजा, तनुजा, बाला, डाली, नाली, थाली, ये लिंग पर आधारित है। इसी प्रकार वचन के बाद अगर लिंग की बात करें, लिंग के बाद आ जाते हैं कारक पर आधारित या कारक आधारित रूपिम। जैसे सीता ने, तुमने, मैंने, आपने, शाम को, गणेश को, गिरीश को। तो ये कौन से हो गए, जैसे ने और को का हम प्रयोग यहाँ पर करें तो सीता ने, राम ने, या शाम को, गणेश को, गिरीश को। तो ये किस पर आधारित हो जाते हैं, किससे संबंध है इनका, कारकीय कारक पर आधारित रूपिम है। इसके साथ साथ कालाधारित यानी काल या समय पर आधारित, जैसे पढ़ा, पढ़ेगा, खाया, खाएगा, आया, गया, चढ़ा, गिरा, गिरेगा, जाएगा, गया। तो ये क्या है, काल पर। जैसे आ, गा, या, तो ये कौन से हो गए, जैसे चढ़ा, चढ़ेगा, चढ़े, चढ़ेगा, या फिर यहाँ पर अगर देखें गया। तो ये जो आ रही है काल के आधार पर, भूतकाल, भविष्यकाल,
वर्तमान काल। तो ये किसके बारे में बात चल रही है? काल पर आश्रित है ये रूपिम, जो संबंध स्पष्ट करें। किससे संबंध करें? काल से, वचन से, लिंग से, कारक से। तो ये रूपिम कौन से रूपिम है? जो संबंध को दर्शाते हैं वो रूपिम संबंधदर्शी रूपिम। ये अर्थ तत्व एवं संबंध तत्व के आधार पर हैं। दो भेद इसके माने गए हैं, अर्थदर्शी रूपी और संबंधदर्शी। एक जो अर्थ प्रकट करे और दूसरा संबंध प्रकट करे। किसके साथ? जैसे वचन के द्वारा, लिंग के द्वारा, कारक के द्वारा, काल के द्वारा संबंध प्रकट करे। तीसरा जो रूपिम का भेद है वो कौन सा है? संरचना के आधार पर, यानी जब उसकी संरचना की जाए, वाक्य की संरचना की जाए तब उसके आधार पर। जैसे पहला आता है इसका जो भेद है वो क्या है? मूल रूपिम। मूल रूपिम क्या होते हैं? वे रूपिम जिनकी रचना केवल अर्थ तत्व की होती है तथा जिसके साथ कोई उपसर्ग नहीं आता, कोई प्रत्यय नहीं आता, उसे हम क्या कहेंगे? मूल रूपिम कहेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे गाय है, गाय, दिन, ये क्या है? मूल रूपिम है, ना इसमें कोई उपसर्ग है ना कोई इसमें प्रत्यय है। उसके बाद आता है संयुक्त रूपिम। संयुक्त रूपिम निश्चित है कि मूल रूपिम से ये बड़ी इकाई है। यहाँ पर अगर हम बात करें, जब दो या दो से अधिक रूपिम इस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं कि उनमें से एक अर्थ तत्व पर आधारित होता है और अन्य रूपिम उपसर्ग या प्रत्यय पर, तो हम उसे क्या कहेंगे? संयुक्त रूपिम कहेंगे। यहाँ पर अगर हम संरचना की दृष्टि से देखें तो रूपिमों की संरचना किस पर आधारित होती है? व्याकरणिक कोटियों पर आधारित होती हैं। जैसे यहाँ पर हम कहें बेटियाँ, बेटियाँ और खाएंगी, और खाएंगी, ये क्या है? एक वाक्य है। इसमें अगर देखें बेटियां और खाएंगी संरचना इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, जो बेटियां और खाएंगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो बेटी का मूल क्या है? मूल अगर बेटियों का मूल क्या है? बेटी, ये क्या है? मूल रूपिम है। इसमें हमने प्रत्यय क्या जोड़ा? इया प्रत्यय जोड़ दिया हमने, तो ये बहुवचन प्रत्यय पर आधारित रूपिम हो गया क्या? बेटियां। खाएंगी का मूल रूपिम क्या है? खा। इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा, प्रत्यय जोड़ने के जैसे प्रत्यय क्या? जो खाएंगी, तो यहाँ पर अगर हम देखें ए यहाँ पर क्या हो गया? बहुवचन सूचक प्रत्यय है, और गी क्या है? स्त्रीलिंग प्रत्यय पर आधारित रूपिम है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से हम इसकी संरचना को, ये संयुक्त संरचना है। बेटियां और खाएंगी, तो बेटियों में हमने प्रत्यय का प्रयोग किया, यहाँ पर हमने बहुवचन सूचक प्रत्यय का प्रयोग किया, इसके साथ साथ हमने लिंग प्रत्यय का भी यहाँ पर प्रयोग किया। तो ये कैसे? संयुक्त, यानी जोड़ना, अलग अलग प्रत्ययों को जोड़कर जो प्रत्यय या जो वाक्य या जो शब्द बनता है वो कौन सा होता है? संयुक्त रूपिम होता है। उसके बाद तीसरा क्या है? मिश्रित रूपिम। मिश्रित रूपिम में क्या होता है? वे रूपिम जिसमें दो या दो से अधिक मूल अथवा अर्थ तत्व आधारित रूपिम एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? मिश्रित रूपिम कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें बैलगाड़ी, इसमें देखिए बैल और गाड़ी अपने आप में पूर्ण है। ये बैल गाड़ी, बैल अर्थ तत्व पर आधारित रूपिम है, तो गाड़ी भी तो अर्थ प्रकट कर रही है, ये भी तो अपने आप में अर्थ दे रही है। तो ये क्या है? मिश्रित रूपिम है, यानी दोनों ही अपने अपने अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। इसी तरह जैसे पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तक भी अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट कर रही है, आलय यानी स्थान। इसी प्रकार जैसे वायु सेना अध्यक्ष, तो ये क्या है? अपने आप में मिश्रित है, मिला हुआ है, लेकिन अपने आप में पूर्ण रूपिम है या पूर्ण अर्थ वो प्रकट कर रही है, यानी अर्थ तत्व पर आधारित है। दोनों अपने अपने अर्थ यहाँ अभिव्यक्त करें और आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाए, वो क्या होता है? मिश्रित रूपिम कहलाता है। ये किसके आधार पर है? संरचना के आधार पर। चौथा जो भेद है वो क्या है? खंडीकरण के आधार पर। खंड यानी टुकड़े, तो इसके आधार पर एक हमने इसको दो भागों में बांटा। एक वो जिसमें खंडे रूपिम, जिसको खंडित किया जा सकता है। दूसरा क्या है? जो अखंडे है, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जो खंडे रूपिम है, जिन रूपिमों के दो या दो से अधिक खंड किए जा सकते हैं, उन्हें हम खंडे रूपिम कहते हैं। जैसे मित्रों, मित्रों यहाँ पर क्या है? अगर हम इसके खंड करना चाहें तो क्या करेंगे? मित्र प्लस ओ, क्या हो गया? खंड हो गया, टुकड़ा हो गया। इसी प्रकार अगर हम देखें डाकघर, डाकघर में डाक और घर अलग अलग हो जाएगा। खाएगी, खाएगी हो रहा है ना, खा
प्लस ए प्लस गी, खंड हो गए इसके। तो ये क्या है, ये खंडे रूपिम है, यानी जिनके खंड किए जा सकते हैं, जैसे रेलगाड़ी है, पुस्तकालय है, ये सब क्या है, खंडे रूपिम है। अखंडे रूपिम कौन से होते हैं, जिनके खंड नहीं किए जा सकते, जिनके, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम अखंडे रूपिम कहेंगे। जैसे सुर, इसका खंड नहीं किया जा सकता। सुर यानी अपने आप में एक टोन, एक तान, या सुर लहरी नहीं कर सकते हम इसको। तो ये भी क्या है, अखंडीय रूपिम में आते हैं, यानी जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या है, अखंडीय रूपिम है। जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं वो क्या है, खंडे रूपिम है। अखंडे रूपिम के आप और भी यहाँ पर उदाहरण डाल सकते हो जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे अगर हम कहें राम, तो राम अपने आप में पूर्ण है, अखंड है, इसको अलग अलग हम क्या करें। तो उसी प्रकार से जैसे बैल या फिर जैसे पुस्तक, तो ये क्या है, अखंडीय रूपिम है। तो आज हमने रूपिम के भेद जाने। सबसे पहला जो हमने भेद जाना था प्रयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा था। दूसरा जो भेद है अर्थ तत्व और संबंध तत्व के आधार पर 2 भागों में बांटा, अर्थदर्शी और संबंधदर्शी रूपिम। इसके बाद संरचना के आधार पर तीसरा इसका भेद है, जिसको 3 भागों में बांट सकते हैं, मूल, संयुक्त और मिश्रित। मूल यानी जो मूल शब्द है, संयुक्त जो जुड़कर बना है, मिश्रित जो एक से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बना है। चौथा जो है खंडीकरण के आधार पर, यानी किसी भी वाक्य के जब या शब्द के जब हम टुकड़े करते हैं, वो अखंडीय रूपिम कौन से हैं, जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं। अखंडीय रूपिम क्या है, जिस शब्द के टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे अखंडीय रूपिम कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।